हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज़ की, जो कि कम्युनिटी के अंदर है, हमारा कोरोना वायरस डिजीज़। तो 2019 के अंदर ये हमारी फैली थी। तो कोरोना वायरस जो डिजीज़ है 2019 में, तो इसमें कोज़ बाय द सार्स और जो हमारा कोरोना वायरस 2 ऑफ न्यूली एमर्जेंट कोरोना वायरस, ठीक है। तो वही इसमें कोरोना वायरस जो है वो 2019 में जो इसका कारण रहा, सार्स का मतलब हो जाता है इसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो कोविड 2 जो हमारे न्यूली जो हमारे कोरोना वायरस की जो हमारे केसेस थे, दिसंबर 2019 में पता चली थी। और 2019 में कोविड-19 जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा 11 मार्च 2020 में। और 6 सितंबर 2021 को हमारा जो ग्लोबली ये फैल गया था बहुत ज़्यादा। तो ये इसके केसेस बता रखे हैं कि कब और कितने कितने केस जो इंडिया के अंदर टोटल हमारे हो गए थे, और कितनी डेथ हुई थी और कितने लोग जो है बीमार हुए थे, ठीक है। तो फैला क्या कब था, 2019 में। और 2019 में डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च और 2020 को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, महामारी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो इंडिया, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसी जगह पर ये बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला था ये। और जो हमारा जो कंट्री रिकॉर्डिंग है उसमें ये केस हमारे पाए गए थे 6 सितंबर 2021 में। मास जो वैक्सीनेशन से पर्सन अबोव द एज ऑफ 18 साल से ज़्यादा की एज के जो थे, उनको जो है वैक्सीनेटेड किया गया था। और न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस इज बिंग द रिपोर्टेड ऑफ द वर्ल्ड वाइड इन इंडिया। तो न्यू स्ट्रेन भी इसके आते रहे थे भाई। तो इंडिया में न्यू स्ट्रेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो डेल्टा और डेल्टा प्लस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इसके आए थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इसकी वेरियस जो अलग अलग जो सिम्टम चेंज होकर के जो चीज़ें आती रही, तो वो भी इसमें इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेथ हुई थी, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी हुई थी। और ये 4 से 5 साल पहले ही ये आया है, तो डेफिनेटली आपको ये याद भी होगा कि ये किस तरीके से फैला था और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम ट्रांसमिशन इसके अंदर आ जाता है। भाई ये ट्रांसमिशन कैसे होता था, फैलता कैसे था। तो ट्रांसमिशन ये होता था हमारा, जैसे कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है इसकी हमारी फुल फॉर्म। तो ये जो हमारा कोविड है, टू कैन ओकर द थ्रू डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाय द क्लोज कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट जो किसी के साथ होते हैं, कि इन्फेक्टेड पीपल के साथ, या उसका किसी प्रकार का सेक्रेशन है, जैसे स्लाइवा है, रेस्पिरेटरी सेक्रेशन है, मुंह से आने वाली लार है, थूक है, छींटे हैं, खांसी है। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉप जो होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसके फैलने का इन्फेक्टेड पर्सन की खांसी वगैरह है, छींकना है, या उसके साथ आप बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रीज़न बनाता है इसके फैलने का। फोमाई ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ द पॉसिबल। तो ये हवा के कारण भी, हमारा हवा में जो चीज़ें होती हैं उसके कारण भी ज़्यादा फैलाता है। और रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस जो है वो ड्रॉपलेट ऑफ एक्सपेल्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी द contaminated surface and the object of सर्टेन फॉर्मेट्स। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, तो ये इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमें पता लग गया। तो इसके जो मेन है, इसमें आपने यही अटैच करना है कि बिस्लाइवा रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस है, ड्रॉपलेट है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो हमारी चीज़ें हैं वो कफ, सीजनिंग और टाक फोमाइट ट्रांसमिशंस और रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस हमारे ड्रॉपलेट, ये सारे के सारे पर्सन टू पर्सन फैलने में। और कॉन्टामिनेंट यानी कि चीज़ों को दूषित, जो भी जैसे खांसने और छींकने से कोई चीज़ की सतह है, जो सरफेस है वो दूषित हो जाता है, और वहाँ पर फिर कोई दूसरा इंसान उस चीज़ को छूता है या उसके पास जाता है, तो इस वजह से भी ये हमारा फोमाइट्स के जरिए भी हमारा बहुत ज़्यादा फैला है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। इसमें बताया गया है हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसी परिभाषाएं बताई गई है, जैसे कि किस किस तरीके से लोग जो है वो कॉन्टैक्ट में आए थे इसके कोरोना वायरस से। तो इसमें कॉन्टैक्ट इज पर्सन इज द इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि प्रोवाइड डायरेक्ट केयर विदाउट प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई फॉर कोविड-19 पेशेंट। तो इन्होंने बताया है कि जो डायरेक्ट केयर दे रहे थे, यानी कि जो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कर रहे थे पेशेंट को विदाउट पीपी किट, ठीक है। तो पीपी किट क्या थी, प्रोटेक्टिव किट थी, हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो किट दी गई थी। तो उसके बिना अगर किसी प्रकार का डायरेक्ट जो केयर दे रहे थे कोविड-19 पेशेंट को, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस चीज़ को लेकर के। और इसमें जो सेम क्लोज इन्वायरमेंट में रहने वाले जो लोग थे कोविड-19 पेशेंट में, जैसे कि वर्क प्लेस पर एक साथ काम कर रहे हैं, क्लासरूम में साथ बैठे हैं, जैसे कि बच्चे हो सकते हैं, हाउस होल्ड, घर में आना जाना है, गैदरिंग या फिर भीड़ भाड़ में, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर ट्रैवलिंग टुगेदर में ज़्यादा ये फैला था, जैसे कि ट्रैवल यात्राएं कर रहे हैं लोग एक साथ क्लोज प्रोक्सिमली 1 मीटर के आसपास में अगर हम बैठे हैं तो। और सिम्टोमेटिक पर्सन है लेटर टेस्ट पॉजिटिव ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो इसमें जिसमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कोविड-19 के, तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे ये कॉन्टैक्ट में आने वाले पर्सन थे, जो कि इन्वॉल्व थे कोरोना वायरस की चीज़ों से। तो इसमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, तो ये है तो हमारे आम चीज़ों में आ जाते हैं, लेकिन हाई रिस्क में वो आ जाते हैं जैसे कि टच, बॉडी फ्लूइड,
पेशेंट के जो बॉडी फ्लूइड था वो टच किया, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का सेक्रेशन है, ब्लड है, वोमिटिंग है, स्लाइवा है, यूरिन है या फिर फेसेस है, तो इसके किसी कॉन्टैक्ट में आने से बहुत ज़्यादा मात्रा में खतरा हुआ था। जहाँ भी है अगर किसी कोई केस अगर इस तरीके का होता है तो, और डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में भी ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे जिसमें हमारी जैसे बॉडी ऑफ द पेशेंट इंक्लूड द फिजिकल एग्जामिनेशन विदाउट पीपी किट। तो इसमें जो पीपी किट के बगैर जिन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया है तो उनको भी ये खतरा बहुत ज़्यादा हुआ है कोरोना वायरस से। दूसरा इन्होंने बताया है कि टच द क्लीनिंग ऑफ द लाइनिंग क्लोथ्स डिश एंड पेशेंट्स। तो जो पेशेंट हमारे होते थे उनके किसी प्रकार के बर्तन, कपड़े या उनकी चदरें वगैरह साफ सुथरी नहीं होती थी या उनको टच किया गया तो भी ये हमारा जो है रिस्क फैक्टर हमारे होते थे। कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे फैला है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इसमें सेम हाउस होल्ड एज द पेशेंट। तो इसमें जो हाउस होल्ड की जो हमारी चीज़ें होती थी जिसमें पेशेंट रह रहा है और साथ में दूसरे घर वाले भी रह रहे हैं तो उसमें भी उनको वायरस हुआ है। जैसे कि कोई पेशेंट अगर कोरोना वायरस से ग्रसित है तो उसके जो घर वाले हैं उसके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। एनीवन द क्लोज ऑफ द अप्रोक्सीमेटली विद इन 3 फीट ऑफ द कंफर्म्ड केस विदाउट द प्रिकॉशंस। तो बिना प्रिकॉशंस के 3 फीट से कम की दूरी पर रहने वाले लोग जो एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज रहे हैं तो उनमें भी ये ज्यादातर केसेस आए हैं। और दूसरा पैसेंजर इन क्लोज ऑफ द अप्रोक्सीमेटली ऑफ द 3 फीट of the conveyance with of the symptomatic person with the later tested positive of the COVID-19 for more than 6 hours। तो कोई जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे 3 फीट के से कम की दूरी पर एक दूसरे से रहे हैं जिनको किसी प्रकार के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वायरस की वजह से, तो वो 6 घंटे के अंदर ही ऐसे लोगों को कोविड-19 का शिकार होना पड़ा है जो कि पहले से ही पॉजिटिव थे। तो पैसेंजर हैं अगर उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या फिर वो कोविड से पॉजिटिव हैं तो 6 घंटे के अंदर ही वो जो दूसरे पैसेंजर हैं उनको भी पॉजिटिव पाया गया है। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर थे क्योंकि ये बहुत ही खतरे वाले थे जो कि हमारे खतरे वाले क्षेत्र जो हमारे जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ था वहाँ पर जो लोगों की जो आवाजाही थी तो उसकी वजह से ये वायरस बहुत ज़्यादा फैला था। लो रिस्क कंटेक्ट के अंदर वो आ जाते हैं जैसे कि शेयर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, शेयर द सेम प्लेस, सेम क्लास फ्रॉम स्कूल वर्क, सेम रूम, सिमिलर एंड नॉट हैविंग हाई रिस्क एक्सपोज टू द कन्फर्म द सस्पेक्टेबल सम केस ऑफ द कोविड-19। तो इसमें लो रिस्क कंटेक्ट के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो कि एक ही जगह को इस्तेमाल कर रहे थे सभी लोग, जैसे कि एक जगह काम कर रहे हैं, स्कूल में एक जगह इकट्ठे जा रहे हैं, फिर उनको शेयर कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो लेकिन वहाँ पर जो है कंफर्म नहीं है कि कोविड-19 का कोई केस कंफर्म नहीं है तो वहाँ पर लोगों को खतरा कम था। ऐसे ही ट्रैवलिंग के इन्वायरमेंट में अगर कोई को हाई रिस्क एक्सपोजर नहीं है, कोई मतलब कि खतरा फैलाने वाला वायरस या कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो पॉजिटिव है, तो उसमें जैसे ट्रेन है, फ्लाइट है, मोड ऑफ ट्रांसिट है, बट नॉट द हैविंग हाई रिस्क एक्सपोजर। लेकिन हाई रिस्क एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि भाई कोई ज्यादा बीमारी फैलाने वाले तत्व वहां पर मौजूद नहीं थे, तो ये हमारा लो रिस्क कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो अभी कोविड-19 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की जाती थी कि केस को पहचाना कैसे जाए, कैसे कंफर्म किया जाए कि ये पर्सन जो है वो हमारा इन्फेक्टेड है और इसको कोविड-19 इन्फेक्शन का ये शिकार है। तो इसमें रिवर्स आ जाता है जैसे कि हमारी ट्रांसक्रिप्ट जो हमारी पॉलीमेयर जो चेन रिएक्शन होती है यानी कि आरटी और पीसीआर, तो ये हमारे जो है ये जो चेन होती है इसके द्वारा चेक किया जाता है कि सामने वाला जो पेशेंट है वो कोविड-19 वायरस जो है हमारा कोरोना वायरस जो है उससे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। एंटीजन टेस्टिंग किया जाता है, एसएआरएस में आ जाता है हमारा जो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आ जाते हैं इसके अंदर हमारे सारे के सारे, तो उनका सारे के सारे एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। और इसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, सीरोलॉजिकल और हमारे जितने एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे किए जाते हैं, डायग्नोज किए जाते हैं हमारे सारस के कोविड-19 जो होता है उसके कोविड-19 2 में। और एक्सरे किए जाते थे, चेस्ट के एग्जामिनेशन सारा का सारा एक्सरे से एग्जामिनेशन किया जाता था और चेस्ट की जो है टोमोग्राफी की जाती थी कंप्यूटेड, और लंग्स का अल्ट्रासाउंड कराया जाता था ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक की चीज़ों का पता लग सके। लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते थे सारे के सारे, टोटल और डिफरेंटल ब्लड काउंट, लीवर एंजाइम्स, इंक्रीज डी डाइमर और ब्लड कल्चर, तो ये सारे के सारे जो टेस्ट होते थे ये इसलिए किए जाते थे ताकि पता चल सके कि पेशेंट जो है वो कोरोना का शिकार है या नहीं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन सभी चीज़ों के लिए सारे के सारे टेस्ट कराने ज़रूरी होते थे और इससे ही पता चलता है कि भाई जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी कोविड-19 के दौरान कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने थे तो वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। प्रोटोकॉल हमारे आ जाते थे, कंटिन्यू कोविड प्रो पार्ट ऑफ द बिहेवियर, यूज ऑफ मास्क और हैंड वॉश, रेस्पिरेटरी हाइजीनिक और फिजिकल डिस्टेंस। तो ये हमारा प्रोटोकॉल के अंदर ये चीज़ें शामिल थी कि कोविड-19 से बचने के लिए अपने बिहेवियर के अंदर आपने शामिल करना है, मास्क लगाना है आपने, हैंड वॉश करने हैं बार बार, और रेस्पिरेटरी हाइजीनिक चीज़ें जरूर, यानी कि मास्क अगर आप लगाते हैं तो दूसरे पर खांसेंगे छींकेंगे नहीं, और फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है यानी कि अपने आपस में पर्सन टू पर्सन दूरी बना के रखनी है। ठीक है, और इसमें ड्रिंक एडुकेट मोस्ट ऑफ द वार्म वाटर इफ यू नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो आपने गर्म पानी पीना है
अगर आपको किसी चीज और चीज की दिक्कत नहीं है, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है या कुछ और है, तो आप ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पिएंगे। अगर आप स्वस्थ पर्सन है तो आपको गर्म पानी पीना है, गर्म यानी कि गुनगुना पानी आप लेना है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है टेक इम्यूनिटी ऑफ द प्रमोटिंग आयुष मेडिसिन एंड द प्रैक्टिस ऑफ द प्रिस्क्राइब द क्वालिफाइड। और जितने भी हमारे प्रैक्टिनर्स ऑफ आयुष, तो आयुष के द्वारा बनाई गई जितनी भी हमारी इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए हमारी जितनी भी मेडिसिन बनाई गई हैं, प्रैक्टिस करने वाले हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनके द्वारा बनाई गई है। और आयुष की जितनी भी मेडिसिन हैं वो आपने सारी की सारी फॉलो करनी है, लेनी है। और हेल्थ को क्या करना है, परमिट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है। रेगुलर हाउस होल्ड वर्क टू बी डन, और जितने आप घर के काम आप कर सकते हैं और हाथ पैर आपके सही चल रहे हैं तो आपने वो वर्क भी डन करने हैं। प्रोफेशनल वर्क टू द रिज्यूम्ड ऑफ द ग्रांटेड मैनर। और जो आपके प्रोफेशनल वर्क यानी कि व्यवसाय है, नौकरी है या किसी प्रकार का आपका काम है बाहर जाने का, तो वो भी आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार कर सकते हैं। माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज, थोड़ी या कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपकी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस वायरस के अंदर, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी को बूस्ट रखना होता है। इम्यूनिटी को ही कमज़ोर करता है कोई भी वायरस है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर प्रोटोकॉल के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ हमारी शामिल है वो है बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट। ठीक है। सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन और आपने बढ़िया डाइट लेनी है। पैरिफर्स, इजी टू डाइजेस्ट, फ्रेशली कुक्ड सॉफ्ट डाइट, तो आपने बहुत ही नरम डाइट लेनी है, आराम से आप की पाचन क्रिया को सूटेबल हो, आप अच्छे से पचा सके, इस तरीके का खाना आपने खाना है। और आपने बहुत अच्छे से नींद लेनी है और बहुत अच्छे से आराम करना है। स्लीप एंड रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपने अवॉइड करना है स्मोकिंग, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, तो शराब नहीं पीनी है, सिगरेट वगैरह, इन सभी चीज़ों से परहेज रखना है। ये सभी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये हमारे प्रोटोकॉल थे। नेक्स्ट इन्होंने दिया है टेक रेगुलर मेडिसिन ऑफ द एडवाइज कोविड एंड ऑल्सो ऑफ द मीनिंग ऑफ द, जैसे कि कॉम्बिनेशन के अंदर होता है, यानी कि डॉक्टरों की सलाह के बगैर आपने किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लेनी है। ठीक है। तो रेगुलर आप जब भी किसी प्रकार की दवाई ले रहे हैं तो आपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेना है इसमें। तो डॉक्टर टू बी ऑलवेज इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑफ द मेडिकेशन, तो डॉक्टर जो है वो आपको रेगुलर इसके बारे में यानी कि दवाइयों के बारे में बताता रहेगा। इंडिविजुअल टेक ऑफ द एलोपैथिक आयुष। ठीक है। तो एलोपैथी की जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आयुष के रिगार्डिंग जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसे डॉक्टर की सलाह आप जरूर लें। और जो प्रिस्क्रिप्शन से और जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने लिखे हैं उनको कभी भी अवॉइड आपने नहीं करना है, तो उसी के हिसाब से आपने दवाइयाँ लेनी है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स थे जिनको आप ध्यान में रख करके इस बीमारी से कुछ हद तक बचा जा सकता है। प्रोडक्शन रखी जाती है, प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी को। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम जो कोरोना वायरस है उससे बचने के लिए आपने कुछ चीज़ों का ये भी ध्यान रखना है। सेल्फ हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप अपनी सेहत का खुद ध्यान रखेंगे, आप मॉनिटर करेंगे अपने घर पर ही, अपना टेम्परेचर देखेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज वगैरह है वो भी आपने चेक करनी है। पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा आप ये देखेंगे कि भी आपकी जो पल्स है वो किस तरीके से चल रही है। ठीक है। और मेडिकली जो एडवाइस है वो आपने साथ साथ रखनी है। और इफ देयर पर्सन से ड्राई कफ, अगर आपको सूखी खांसी हो रखी है, शोर थ्रोट यानी कि गले में किसी प्रकार के जो शोर छाले वगैरह हो रखे हैं, तो नॉर्मल स्लाइन से आप गार्गल कर सकते हैं। टेक स्टीम इनहेलेशन, और आप भाप वगैरह ले सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं अगर आपका गला रुका हुआ है या आपको सूखी खांसी आ रही है बार बार। तो इसमें जो एडिशंस जो हमारी हर्ब होती हैं, यानी कि जो हमारी जो जड़ी बूटियां जो होती हैं स्पेसिस, यानी कि जो मसाले होते हैं, उनसे भी गार्गल किए जा सकते हैं, स्टीम ली जा सकती है। इनहेल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो कफ और मेडिकेशन शुड बी द टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ मेडिकल डॉक्टर एंड द क्वालिफाइड ऑफ द पर्टिनेंस ऑफ आयुष, तो आयुष के द्वारा जो भी सारी की सारी प्रैक्टिस के अनुसार या फिर सारी की सारी जो क्वालिफाइड डॉक्टर और नर्स हैं उनके द्वारा सारी की सारी एडवाइस लेनी है, और तभी आपने रेगुलर रखनी है अपनी सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम या साइन आपके अंदर दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। लुक फॉर अर्ली वार्निंग साइन लाइक हाई ग्रेड फीवर, अगर आप देखेंगे कि ये बहुत ही अर्ली हमारी वार्निंग होती है। साइन के और सिम्टम के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि किसी प्रकार का फीवर नहीं होना चाहिए, ब्रेथलेसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि सांस लेने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट अगर होती है। 95% जो है वो हमारी अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट पेन, यानी कि जो बिल्कुल ही आपसे सहन ना हो, छाती के अंदर इस प्रकार का कुछ दर्द होना। ठीक है। न्यू ऑनसेट ऑफ द कंफ्यूजन, फोकल ऑफ वीकनेस, या फिर किसी प्रकार की कंफ्यूजन होना, यानी कि आप विचलित होना या फिर वीकनेस वगैरह होना, कमजोरी होना, कंफ्यूजन होना, तो ये सारी की सारी अगर चीज़ें दिखाई देती हैं तो ये साइन और सिम्टम है जो आपके अब नॉर्मल साइन करते हैं। तो इसमें आप तुरंत डॉक्टर से बात करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, और आगे का स्टेप जो है वो तभी लेंगे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट आप करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम, तो कोविड-19 जो हमारा था उसके अंदर हमारी वैक्सीन लगी थी। तो वैक्सीन के नाम देखेंगे सबसे पहले हमारी वैक्सीन कौन कौन सी थी इसके अंदर। तो इसमें बिगिन 2 वैक्सीन हमारी थी, जैसे कि कोविशील्ड लगी थी। कोविशील्ड जो थी वो हमारी मैन्युफैक्चर हुई थी सीरम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर ये जो सीरम था ये बना था पुणे के अंदर। और जो हमारा कोवैक्सीन जो हमारा मैन्युफैक्चर हुआ था वो भारत और हमारा बायोटेक जो लिमिटेड हैदराबाद के अंदर है वहां पर ये हमारा बना था।
तो इसमें ये जो है इमरजेंसी और अथराइजेशन ऑफ इंडिया के अंदर बना था। और स्पुतनिक वी जो है वो हमारी की गई थी इमरजेंसी में यूज करने के लिए बनी थी। ये भी हमारी जो अप्रैल के महीने में 2021 के अंदर ये हमारी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा कोविडशील्ड वैक्सीन। तो कोविडशील्ड जो वैक्सीन जो है हमारी ये हमारा दिया जाता है डेल्टोइड मसल्स के अंदर और इंट्रामस्कुलर से हमारा दिया जाता है इंजेक्शन। और ये 18 साल की से जो ज़्यादा के जो आदमी होते हैं उनको ये हमारी वैक्सीनेशन दी गई थी। और 12 से 16 हफ्ते का इसके अंदर टाइम था। तो 12 से 16 हफ्ते के अंदर ये हमारी क्या होती थी, इम्यूनिटी इसकी डेवलप होती थी। यानी कि लगभग 14 दिन इसमें इम्यूनिटी डेवलप होने में लग जाते थे और सेकेंड डोज इसका तभी लगता था। ठीक है, और इसमें जो स्टोरेज थी इसकी टेम्परेचर की, तो ये हमारा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसकी स्टोरेज की जाती थी। ठीक है, तो अभी भी की जाती है, अभी भी ये है वैक्सीन। तो उस टाइम जब कोरोना वायरस फैला हुआ था तो उस टाइम जो हमारे प्रोटोकॉल और जो चीज़ें हमारी हुई थी तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई इसके अंदर जो हमारी नेक्स्ट हमारी आ जाती है वो आ जाती है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है हमारी, कोवैक्सीन के अंदर हमारी जो चीज़ें आती हैं उसमें आ जाती हैं जैसे कि ये वैक्सीन जो होती है कोवैक्सीन, ये भी हमारी मस्ट्रा जो हमारी इंट्रामस्कुलर ही दी जाती है। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर है तो डेल्टोइड मसल्स नहीं दी जाएगी डेफिनेटली। 18 साल के जो ज़्यादा होते हैं उन्हीं को दी जाती है डोज। 4 से 6 वीक का टाइम लगता है इसमें, जो होता है जिसका इंटरवल होता है बिटवीन 2 डोज का। तो 4 से 6 हफ्ते के बीच में 2 डोज इसमें लगाए जाते हैं। और इम्यूनिटी डेवलप होती है इसमें वही 14 दिन के अंदर ही। और सेकंड डोज फिर दिया जाता है और उसकी जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो कोविशील्ड है या फिर कोवैक्सीन है या फिर स्पुतनिक वी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन जो होती है, ये वैक्सीन जो है ये भी हमारी प्रोड्यूस हुई थी। ये हमारी रशियन और हमारी गामालाया रिसर्चर जो हमारा इंस्टीट्यूट था एपिडेमोलॉजीज और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर ये हमारी बनी थी। और ये दी गई थी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया था डेल्टोस मसल्स के अंदर। 18 साल से ज्यादा वाले लोगों को ये के ग्रुप को ये दिया गया था। और 21 दिन का गैप के अंदर ये इसकी दूसरी जो डोज था वो रिकमेंडेड किया गया था। तो ये हमारी 3 वैक्सीन थी जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमारी बनाई लागू की गई थी। इंडिया के अंदर पुणे में बनी थी। ठीक है, जो हमारी कोविशील्ड थी वो हमारी पुणे में बनी थी। और जो हमारी कोवैक्सीन थी वो हैदराबाद में बनी थी। और जो स्पुतनिक थी वो हमारी बनी थी कहाँ पर, रशियन थी ये हमारी वैक्सीन। ठीक है, तो ये कोविड-19 का जो भी हमारा टॉपिक था ये क्लियर हो चुका है। इसमें हमने वैक्सीन जो जितने भी हमारे फैक्टर थे, जितने भी हमारे कनेक्ट थे, जो भी रिस्क फैक्टर थे या फिर जो इनकी अवधि थी वो सभी हमने देख लिए इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।